सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। 3 नौजवान मुल्क से बाहर सफ़र पर जाते हैं और वहां एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जिसकी 75 मंजिलें होती हैं। अच्छा, उन तीनों दोस्तों को 75वीं मंजिल पर कमरा मिलता है और उनको इमारत की इंतज़ामिया बाखबर करती कि यहाँ के निज़ाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हर सूरत आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो जाए। अगर आप एक बार दरवाजे बंद हो गए तो फिर किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना मुमकिन नहीं होगा, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अच्छा, पहले दिन वो तीनों जो हैं वो सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं, रात 10 बजे से पहले वापस लौट आते हैं। दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं और लिफ्ट से आपको पता है महरूम हो गए 10 बजे के बाद। अब क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए, अब ऐसे में तीनों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो 75वें फ्लोर तक पहुंच सकते, मंजिल पर पहुंच सकते। तो उन तीनों ने फ़ैसला किया, इसी सोच में तीनों ने फ़ैसला किया कि अब हम सीढ़ियों के अलावा कोई ऑप्शन जो है ना हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। चलो जी, सीढ़ियों से चलते हैं। अब उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है कि सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते हैं कि ज़ाहिर बात हम थक तो जाएंगे, 75वें हमने फ्लोर पे पहुंचना है। हम एक काम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हैं ताकि हमारा सफ़र भी कट जाए और 75वीं मंजिल भी आ जाए। अच्छा, 25वीं मंजिल तक वो कहते हैं कि कुछ किस्से मैं सुनाऊंगा, पहला दोस्त कहता है। दूसरा कहता है कि फिर अगली 25वीं मंजिल तक मैं सुनाऊंगा और फिर आखिरी मंजिल तक जो तीसरा साथी है वो किस्से कहानियाँ सुनाएगा। जी, तय हो गया, सफ़र शुरू हो गया। अब इस तरह वो कहते हैं थकावट नहीं होगी, हमें एहसास नहीं होगा, रास्ता कट जाएगा। तीनों मुत्तफिक हुए, तीनों ने चलना शुरू किया, सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लतीफ़े मज़ाहिया किस्से सुनाता हूँ जिसे तुम दोनों बहुत इंजॉय करोगे। अब तीनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूँ, मगर मेरे किस्से ज़रा संजीदा हैं और हकीकत पे मबनी, हंसने हंसाने वाले नहीं हैं। अच्छा जी, 25वीं मंजिल तक वो भी संजीदा हकीकी किस्से सुनाते रहे और 50वीं मंजिल आ गई। अब तीसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाऊंगा, जिस पर सब मुत्तफिक हो गए। गम भरे किस्से सुनते सुनते 75वीं मंजिल आ गई। तीनों थक कर जब कमरे के दरवाजे तक पहुंचे तो तीसरे साथी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा ये है कि हम कमरे की चाबी नीचे रिसेप्शन पर ही छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों दोस्तों को शदीद दुख पहुँचा। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल हंसी मजाक में, खेल कूद में ऐसे गुजार देते हैं, फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिस्क की तलाश, नौकरी, ऐसी संजीदा ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। और जब हम फिर अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो ज़िंदगी के बाकी आखिरी साल बुढ़ापे की मुश्किलात, बीमारियाँ, अस्पतालों के चक्कर, बच्चों के गम, परेशानियाँ, ऐसी हज़ार मुसीबतों के साथ गुजारते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में आने का मतलब ही याद नहीं रहता, भूल जाता है। हमें अपने मकसद का लॉक खोलना याद नहीं रहता, यहाँ तक कि हम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उस लॉक की चाबी हमें नहीं मिल रही होती। अब सियासत भी एक इबादत तस्वुर होती है। हमारे रहबरों के हाथ में अवाम की किस्मत की चाबी होती है, अगर वो महसूस करें कि इससे ताला खोलना है। अब हमारे जो रहबर हैं, अगर वो चाहें तो क्या अवाम की किस्मत बदल नहीं सकते? चले किसी हद तक बेहतर तो कर सकते हैं, पूरी ना भी बदलें, लेकिन हमारे जो रहबर हैं वो तो सियासत में आने को मकसद को याद रखें, इसको इबादत समझ के करें तो वाकई फिर चाबी जो है इनके पास है उससे ताला खोल दें। लेकिन नहीं, वो मकसद ही भूल बैठते हैं। अवाम के मुकद्दर बदल देने वाली चाबी को छुपा कर शायद अपनी तकदीर बदलने के चक्करों में लगे रहते हैं और फिर अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं। अब आजकल वैसे इल्ज़ामात की सियासत चल रही है, आपको पता है कि इल्ज़ाम इधर से आता है, दूसरा जवाबी इल्ज़ाम इधर से आता है। अब इस खेल में तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा हुकूमत, सब आपको पता है आमने सामने। देखा जाए तो मौजूदा ये जो पस मंज़र है इसमें रिवर्स गियर लग गया। पहले उस वक्त की जो अपोजिशन है हुकूमत से जल्द इंतखाबात का मुतालबा करती थी। अब कल की अपोजिशन जो आज की हुकूमत में है, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, और आज तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को फ़ौरन फंडिंग केस के जरिए सियासत से आउट करवाना चाहती है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह सीधा सीधा कि जी इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का सबूत दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के केस को बाकायदगी से सुन रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत जो दीगर जमातें उनके केस इलेक्शन कमीशन में सुस्त रवि का शिकार है।
और आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के दफातर के बाहर एहतजाज भी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के मुबैना जानिबदाराना रवैये की मजम्मत भी की है। फारूक हबीब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। सुना आपने फारूक हबीब को, कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये अभी तक हल्का बंदियां ही नहीं कर सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी वो उसको पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरात, फैसलाबाद समेत जो दीगर शहर हैं वहाँ मुजाहरे किए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उस पर उनका ये कहना था कि जी इलेक्शन कमीशन बिला इम्तियाज़ तमाम सियासी जमातों से मुतालिक केसेस पर कार्रवाई अमल में ला रहा है। और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि दायरा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी 1 अगस्त 2022 से शुरू होगी। जो मरदमशुमारी है उसके नताइज 31 दिसंबर 2022 तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर मौजूदा हल्का बंदियाँ कलअदम हो जाएंगी और ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को 1 जनवरी 2023 से दोबारा हल्का बंदियाँ शुरू करना पड़ेंगी और दोबारा हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह का अरसा दरकार होगा। नई मरदमशुमारी की सूरत में इंतखाबी फहरिस्तों पर भी दोबारा से नजरसानी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि जी गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद आईनी दायरे पर दबाव डालना है। अगर तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है। अच्छा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीक इंसाफ ने खुद नामजद किया था। साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाते हैं। एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर इमरान खान अपने कारकुनान और वोटर्स को बयानिए की आड़ में अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब वो भी तहरीक इंसाफ पर गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, कह रहे हैं कि जी इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पे धावा बोलना ब्लैकमेलिंग है। इमरान खान ने कौम आलम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगाड़े हैं। फॉरेन फंडिंग के जरिए इमरान न्याजी को इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने मुल्क की मईशत का 4 साल में बेड़ा गर्क किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो 4 दिनों में ही हमसे हिसाब मांग रहे हैं। इमरान न्याजी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी करप्शन पर सवाल ना किए जाएं। इमरान खान हिटलर का शागिर्द है, इदारों पर हमले करके अपने मुकदमात खत्म करवाना चाहता है। अगर दामन साफ है तो फॉरेन फंडिंग केस में रसीदें दिखाओ। उम्मीद है कि हमारे इदारे किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। तोशाखाना केस में भी इमरान खान मुंह छुपाता फिर रहा है। इमरान गला घोंट कर खामोश करवाया, ऑपोजिशन को पकड़कर जेलों में डलवाया। जो काम इमरान खान ने किया किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का मकसद ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर सके। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा वो भी कुछ फरमाती हैं, जरा सुनिएगा। सुना आपने मरियम को, मरियम कह रही हैं कि जी अगर इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल कर रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन तब होगा जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है? 8 साल बाद अगर आप लोग गलती से इलेक्शन कमीशन चले गए तो वहां अपना जवाब दें कि $70 लाख बैरून मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पाकिस्तान में आया वो किधर गया। अब नून लीग तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग केस को लेकर दबाव डाल रही है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। उन्होंने पेशावर में अपने खिताब में इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट भी करार दिया और ये कहा कि वो इंपोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जरा सुनिएगा। सुना आपने, इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं डाकुओं को बताना चाहता हूँ कि वो किसी सूरत इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क पर इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। आसिफ जरदारी, नवाज, शहबाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। वो मुल्क से पैसा चोरी करके बैरून मुल्क लेकर गए। ये लोग पाकिस्तान आते हैं, लूटते हैं और फिर लूटा हुआ माल बाहर ले जाते हैं। अमेरिका ने पैसा चलाया और फिर ऑपोजिशन से एहतजाज कराया। हमारी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त साजिश की गई। जब 11 साल में सबसे कम खसारा हमारी हुकूमत में हुआ, हमारी मईशत 5.6% पर बढ़ रही, तो इसके बावजूद पहली हुकूमत हटाई गई जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगाए गए। मैं पूरी कौम को इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा, साजिश करने वालों को पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान कठपुतली नहीं है। मीडिया और ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा के बावजूद हमारी हुकूमत सही रास्ते पर थी। जब ऊपर करप्ट तरीन लोगों को हुकूमत में बिठाते हैं तो कौम तबाह हो जाती है। अच्छा, इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आते ही अपने केसेस के तफ्तीशी अफसरान को हटाकर अपने मनपसंद अफसरान को ओहदों पर तैनात किया। अब ये अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। अब ये अपने केसेस के लिए FBR और नैब को तबाह करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना टैक्स बचाना है। हमने अपनी हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया क्योंकि हमने FBR को मजबूत किया कि मुल्क के तबाह करेंगे। अच्छा, शेख रशीद शिबली फराज के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में ईद के बाद हंगामा खेज महीना होगा। ज़रा सुनिएगा।
सुना आपने दोनों रहनुमाओं को। शेख रशीद कह रहे हैं कि जी मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं, मुल्क को खाना जंगियों खूंरेजी से बचाने का वाहिद हल इलेक्शन है। हुकूमत 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दे, वरना इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद इकट्ठा हो जाएगा। ये इलेक्शन का मुतालिबा करते थे, आज ये भाग गए हैं। इन लोगों ने अपनी हमाकतों की वजह से हमारी कमज़ोर पोजीशन को मजबूत कर दिया। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, मगर चोरों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कॉल दी तो पूरा पाकिस्तान जमा हो जाएगा। इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो खूंरेजी और तशद्दुद के जिम्मेदार ये लोग होंगे। मई का महीना बहुत अहम है, किसी के बस में कुछ नहीं है। कौम बंद गली में दाखिल हो चुकी है। शेख रशीद ने यह भी कहा है कि कौम की आंखों में अब बारूद है, समझने वाले समझ लें। लोग अब इलेक्शन चाहते हैं, फेयर हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, फेयर फैसला तो मरियम नवाज भी चाहती हैं। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक ही दिन में दूसरे जज ने मरियम नवाज की पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली है। मरियम नवाज ने उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस असजद जावेद को बेंच में शामिल किया। उनके साथ जस्टिस बाकिर नजफी बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जब दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो जस्टिस बाकिर नजफी ने बताया कि जस्टिस असजद जावेद ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली, जिसके बाद यह बेंच भी तहलील किया जाता है। जस्टिस असजद की जानिब से माजरत के बाद एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के केस की समाअत के लिए चौथी बार बेंच तश्कील दे दिया। अब इंसाफ की फराहमी हर कोई चाहता है और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी की लहर इंसाफ की राह में रुकावट बन जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। आज दुश्मन ने रोशनियों के शहर के अमन को एक बार फिर से तबाह करने की कोशिश की है। जामिया कराची वैन पर खुदकुश हमला हुआ। धमाके के नतीजे में चीनी असातिज़ा समेत कई अफराद जान की बाजी हार गए, कई अफराद जख्मी हो गए। दुश्मन दहशतगर्दी के ताले लगाकर पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे रहबर अपने इख्तिलाफात को एक साइड पर रखकर दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, आपस में झगड़ने की बजाय दुश्मन को यह पैगाम दे दें कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान और तहरीक इंसाफ मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर से खुश नहीं है, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं मंदोखेल साहब। पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है? क्योंकि लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन से नाराज थी। देखिए, पहली बात तो ये कि इसी इलेक्शन कमीशन को इमरान नियाज़ी साहब ने ही रिकमेंड किया था। अपोजिशन से मशावरत के बाद ये उन्हीं का है। बाद में वो उसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। जब फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई कराए तब से ही इनको परेशानी शुरू हो गई है। और अब फॉरेन फंडिंग केस जो कि 7.5 पौने 8 साल से इल्तवा का शिकार एडजमेंट ये ले रहे, तो और उनको पता है कि 53 अकाउंट तो इनके छुपाए हुए थे तहरीक इंसाफ के, इनकी बहनों के नाम पे, इनकी मुलाजमीन के रिश्तेदारों के नाम पे जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो पैसे लिए वो जो करप्शन का पंदा है वो उनके गले तक पहुंच चुका है। इस वजह से वो खिलाफ आज एहतजाज भी किया है। आप मुझे बता सकते हैं या तहरीक इंसाफ किसी बंदे से पूछे, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा उनके ऊपर आप एतबार करेंगे? क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि आपके केस में जिस तरह तोशा खाना में आप चोरी चकारी आप छुपा रहे थे, आज आप खुद कह रहे हैं कि मैंने घड़ी बेची है और मैंने उसमें रोड बना लिया है। आप मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी बाज़मीर शख्स तोहफे को बेच के उस पर रोड बना सकता है? और फिर रोड बनाने के लिए तो आपके पास मुराद सईद का महकमा मौजूद है, दूसरे अदारे मौजूद है, तो आप वहाँ से फंड लेके बना सकते थे। ये कौन सा तरीका है कि आपने एक 200 माली का तोहफे को बेच के और आप जब आपकी चोरी पकड़ी गई तब आप कह रहे रोड बना ली, इससे पहले आपने तो माना भी नहीं है। तो फॉरेन फंडिंग केस भी ऐसे, इनको अच्छी तरह पता है इनकी चोरी पकड़ी गई है और इनके खिलाफ फैसला आ रहा है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना रहे और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद की तहरीक इंसाफ ने। शामिल कुरैशी साहब कह रहे थे जी भुट्टो का बेटा नवाज शरीफ से 10 सीटों की खैरात मांगने चला गया, क्या कहेंगे? इस जाली पीर की मैं क्या बात करूं, यही शख्स था जो भुट्टो के पांव पड़ा होता था, यही शख्स है जो बिलावल के पांव पड़ा होता था, यही शख्स है जो नारे लगा रहा था कि अगली बारी फिर जरदारी। आज वो दर दर की टोकरे खा रहे हैं तो ये बात करें, हम क्यों मांगेंगे?
हम क्यों नवाज शरीफ से, क्या नवाज शरीफ के हाथ में पंजाब है जो हमसे मांगेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने पहले भी अपने बलबूते पे सीटें जीती है। मेरी सीट आपके सामने 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने जीती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इनकी बौखलाहट का शिकार है और कुछ नहीं है। और ये इनकी हरबे है, सियासी हरबी। और इस जादूगर की जाली पीर की मैं क्या जवाब दूं? इनकी क्या पोजीशन है जो ये बात कर रहे हैं, और इनको कीचड़ उछालने के लिए और कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई इशू नहीं है, वो जो मर्जी सियासी बयान देता रहे। ठीक है। अच्छा मंदोकी साहब, मुत्तहिदा हुकूमत ने आते ही IMF से जो कर्ज़ों के लिए रब्ता किया है, तो आप लोग कहते थे कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया है। अब आप लोग खुद उनके पास जब पहुंचेंगे, बिलावल ने तो अवाम की जान IMF से छुड़ाने का वादा किया था, तो जाहिर बात है जब आप भी वही रास्ता इख्तियार करेंगे जिस पर आप तनकीद करते, तो फिर अवाम जो है वो आप पर तनकीद करेगी, सवाल पूछेंगे आपसे। देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा कि अगर हम के पास हम चले गए तो हम खुदकशी करेंगे। ये इमरान नियाजी साहब ने कहा था, पहली बात। दूसरी बात ये जो आपका सवाल वैलिड है कि हम वो मुआहदे नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को बेच के उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए। हम मुआहदे करेंगे मेरिट पे। यकीनन हमें फंड्स को इतनी जरूरत है। जिस तरह 4 साल में इस मुल्क को कंगाल करके सत्यानाश कर दिया, तो उसको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कम से कम 4-6 महीने तो चाहिए। और 4-6 महीने के लिए न सही तो हमें कम से कम एक आध किस्त की तो जरूरत पड़ेगी। और यकीनन जो कोalition गवर्नमेंट है उसके लिए कोशिश कर रही है। हमारे सामने आपके सवालात, लोगों के सवालात यकीनन है। हम इमरान नियाजी की तरह नहीं है जो कंटेनर पे बात किए है और अगले दिन भूल गए। हमें आवाम की एक एक बात याद है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जब एतमाद की तहरीक पास हुई है, तो इस बात पे पास हुई है कि हम आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। हम आवाम को जो IMF के गरीबी रख दी है उससे निजात दिलाएंगे। यकीनन पीपल्स पार्टी को कम से कम इस बेस पे कोशिश करेगी और इंशाल्लाह हम आवाम के एतमाद। ठीक है। अच्छा, अगर वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान होता है मंदोखेल साहब, तो पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ है? क्योंकि लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी ना कि नए और शफाफ इलेक्शन हो जाएं, तो फिर एतराज़ क्यों? आपको किसने बोला कि हम एतराज करें? आपको पता है कि हमारे यहाँ बाकायदा पार्टी के लीडरशिप ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए दरखास्तें तलब की है, जो कि मैंने अपना मौजूदा सीट के लिए आज ही दरखास्त भेजी है और उसकी 30 तारीख लास्ट डेट है। जाले बढ़ चढ़ के साल आ रहे, हम तो रेडी है, हम तो ऑलरेडी पार्टी की आदत है। तो मंदोखेल साहब, फिर आप लोग PTI के साथ हैं इस मौके पे? आप लोग एक पेज पर हैं? नहीं, हम क्यों PTI के पेज पे? अल्लाह ना करें PTI के पेज पे। PTI का जो पेज था वो तो फट चुका है। जो एक पेज पे जिसके साथ चल रहे थे वो तो पहले ही फाड़ दिए, उंगली पहले ही इसने बरोड़ के तोड़ दिया है। यानी वो भी चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो जाए। आप भी अगर यही चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहे। क्यों चाहेंगे हम जल्द से जल्द? हम तो चाहेंगे, मेरे जाती ख्याल ये है, और बाकी कोalition गवर्नमेंट की जो फैसला है हमें मानना पड़ेगा। मेरे जाती ख्याल है कि इलेक्शन टाइम पे हो 2023 में। और पीपल्स पार्टी हमेशा असम्बली की जमहूरियत पे यकीन करती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब के वक्त में असम्बली ने 5 साल पूरे किए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में किए। हम चाहेंगे कि मौजूदा असम्बली में 5 साल पूरे करे। इनकी जो ये डब्बा मशीन EVM लाया है या दूसरी जो नारवा उसने कवानीन पास की है, जो जिस कमेटी का मैं खुद हिस्सा हूं, लॉ एंड जस्टिस का, तो हमारे सामने है। हम सारे कवानीन जो उसने गलत पास की है और उसको हम रिवर्स करेंगे। और EVM सिस्टम को हम बिल्कुल जो बेहतर चीजें है उसको हम अपनाएंगे, मगर जो जादू की डब्बा मशीन बनाए उसको हम हरगिज़ एक्सेप्ट न पहले किए न करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा वक्त तो दरकार है, तो वक्त दरकार होगा। और फिर आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया था कि फाटा की जो 12 सीटों में से 6 सीटें कम हो गई है, तो हल्काबंदी तो वैसी जरूरी है। अब कुछ PTI के लोग ये कहते हैं कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होगा, भाई मरदमशुमारी ठीक है, लेकिन फाटा की जो 6 सीटें कम हो गई उसको आप कैसे करेंगे? मिसाल मेरे सीट का नंबर है NA249, अगर 6 कम करेंगे तो NA249 तो इनके लाएगा। ठीक है मंदोखेल साहब, यानी मंदोखेल साहब, जो तहरीक इंसाफ आप पर बार बार तनकीद कर रही है मुत्तहिदा हुकूमत पर कि आप लोगों को टाइम इसलिए चाहिए था कि कुछ अपने केसेस से छुटकारा चाहते थे, कोई नैब को ख़त्म करना चाहता था, कोई EVM और ये जो इस्लाहात हैं अपने अपने मुफाद के लिए, ये सब कुछ इस टाइम में किया जाएगा? देखिए, यकीनन मैंने आपको सारी बातें दोहरा दी है। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत में जो गलत कवानीन उन्होंने पास किए है, तो उस गलत कवानीन को हम रिवर्स करें, जो बेहतर चीज़ें है उसको करेंगे। मैंने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि जो खाना गरीबों को दे रहे हैं, ये जो दस्तरखान है जो नाम है,
उसको बंद नहीं होना अच्छा चाहिए। मंदो साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो जो गलत चीजें उन्होंने की वो आप लोग जो इसको सही करना चाहते हैं, क्या वो जो सही करेंगे आप वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए सही करेंगे, सब अपने अपने मुफाद के लिए सही करेंगे? देखिए, आप अगर उसको मेरी बात की ओर ले जा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने पीटीआई की जो खाना दस्तरखान का जो उन्होंने एक सिस्टम किया, उसकी मैं हिमायत असम्बली के फ्लोर पे की है, और मैंने हिमायत इस बात पे की है कि आप इनको कंटिन्यू रखें, इसको बंद न करें, गरीबों का जो खाना है वो न रोका जाए। तो ये जो अच्छी चीज़ है उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे। मैं हिमायत कर रहा हूँ पर्सनली, मैंने असम्बली के फ्लोर पे, आपसे नहीं, असम्बली के फ्लोर पे मैंने हिमायत की है, और मैं आइंदा भी करूंगा। और बाकी जो ईवीएम जो डब्बा मशीन जिसको एक बटन के जरिए पूरा 2023 के इलेक्शन जितना चाहते थे, उसको तो मेरे चेयरमैन ने, मेरे पार्टी ने पहले भी मुस्तरद की है, और मैं पार्लियामानी अफेयर्स कमेटी का भी हिस्सा हूँ। हमने कमेटी के फ्लोर पे भी उसको हमने मुस्तरद की है, और हम कभी इसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और यकीनन अब हमारी हुकूमत आएगी, हम उसके ऊपर नजरसानी जरूर करेंगे। ठीक है मंदो खिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF का तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालिबा तस्लीम कर लिया है, जिसके बदले IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तौसी पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। अच्छा, मुज़ाकरात में स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है और मुआशी इस्लाहात अमल दरामद पर भी इत्तफाक़ राय हो गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुज़म्मिल, खबर ये है कि IMF ने पाकिस्तान की अदायगियों की जो पोजीशन है उसमें तवाज़ुन और ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के हुजम में $2 अरब का इजाफा करने और इसे मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने पर इतफाक़ कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के फ़ायदे की डील है ये? अगर फ़ायदा तो किस हद तक फ़ायदा है? देखिए फिजा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप कह रही हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है और 9 माह की उसमें तौसी हो गई है और $2 अरब मिल गए हैं, तो ये 100% गलत खबर है। मतलब 10-20% नहीं, 100% गलत खबर है। IMF की अगर आप मरासला या प्रेस रिलीज पढ़ें तो उसमें उन्होंने बड़ा हुकूमत की बात कह रही है, यानी झूठ बोल रही है हुकूमत आपके मुताबिक? हुकूमत भी जो है इस तरीके, उन्होंने 2 बातें की, मीडिया के थ्रू कुछ बात की और प्रेस रिलीज असल में कुछ दी। तो आखिर में प्रेस रिलीज होती है, वो होती है वैलिड, और फिर एक हुकूमत की प्रेस रिलीज आती है और एक IMF की प्रेस रिलीज आती है। जिस इदारे की आप बात कर रही हैं उसकी प्रेस रिलीज जो है वो तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड होगी ना, उसमें तो कोई 2 राय नहीं ले सकते हम। तो उनकी प्रेस रिलीज हुकूमत ने ये जब ऐलान किया इतवार की रात को कि IMF से हमारे बड़े कामयाब मुज़ाकरात हो गए हैं और हमने IMF की जो बातें हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं, उस पर हमने उनसे एग्री कर लिया है और मज़ीद हमें $2 अरब मिल गए हैं, उसके ठीक आधे घंटे बाद IMF ने जो है इनका पोल खोल दिया और IMF ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसका मतन ये था कि हमारी बहुत अच्छी मीटिंग रही। हमने पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं वो हुकूमत वक्त के साथ उसका तबादला ख्याल किया और उसके बाद जो है हमने तजावीज़ दी हैं, उस पर हुकूमत वक्त जो है करेगी। और जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने हमसे दरख्वास्त की है कि हमें $2 अरब 1 साल की मज़ीद तौसी कर दे लोन में। इन्होंने दरख्वास्त की है, उन्होंने हाँ नहीं कही। अब हुआ क्या है, लाइमल क्या है कि यही हुकूमत जो है 2-3 महीने पहले कहती थी PTI IMF स्टेट बैंक का जो हमने खुद मुख्तारी का बिल साइन किए ये आते ही ख़त्म कर देंगे, ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। ये बेसिकली गए थे IMF से नया प्रोग्राम, उन्होंने कहा भाई नया प्रोग्राम तो नहीं मिलेगा, इसी प्रोग्राम में रहते हुए और अगर आप हमारे बताए हुए लाए अमल या हमारी वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, जो हम दवा दे रहे हैं उस पर अमल करोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो इन्होंने जी क्या अमल करना है आप हमें बताएं। तो उन्होंने अमल करने के लिए इनको बोला कि आप ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं, तरक्याती अखराजात को काट दें, स्टेट बैंक के जो वो जो हैं खुद मुख्तारी के बिल को और मज़ीद उसमें जो है इजाफा करें चीज़ों का,
और फिर जब ये आप कर लेंगे उसके साथ अगले साल का एक बजट बनाए जिसमें बेतहाशा टैक्सेस लगाएंगे आप आम आदमी पे। फिर जब वो आप बजट बना लेंगे, फिर हमारा मई में एक वक्त पाकिस्तान आएगा, वो देखेगा कि आया आपने इन तमाम चीज़ों पे अमल कर लिया, और अगर कर लिया तो फिर हम आपको $1 अरब की अपने बोर्ड को सिफारिश करेंगे कि $1 अरब इनको दे दें, यानी उस वक्त भी देंगे नहीं। तो ये $1 अरब के लिए इनको इतना सारा होमवर्क दिया गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मजीद देखेंगे कि प्रोग्राम आपको उसकी तौसी करनी है कि नहीं करनी। अब ये सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों बोला उन्होंने इसलिए बोला, ये तो गए थे नया प्रोग्राम में, उन्होंने इसलिए बोला कि भाई आपकी हुकूमत पता नहीं 15 दिन है या 15 महीने है, तो ये एक ऐसी हुकूमत जिसके अभी ये नहीं पता वो कितने दिन है और 2 वोटों पे खड़ी है, तो हम उनको 4 साल का प्रोग्राम कैसे दे सकते हैं? तो हम आपको जो है एक नया प्रोग्राम दे सकते हैं, वो इसी प्रोग्राम में तौसी दे सकते हैं चंद माह की, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम आपको एक नया प्रोग्राम दे दें, लेकिन वो तौसी भी अभी बहुत दूर है। तो अभी इनको जो है वहाँ से फ़िलहाल जो है कुछ नहीं मिला, इनको वापस पलटा के भेज दिए। और कल इसका जो है बाकायदा तौर पे इकरार मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक आप ही के टीवी चैनल पे बैठ के किया है। अब तो वो मुकर गए उल्टा, वहाँ से इन्होंने ये कहा था कि मैंने बिजली तेल कीमतें बढ़ाने की बात कर दी है। अब वो ये कह रहे हैं कल से कि मैं पाकिस्तान आऊँगा। मैंने अभी कोई बात तय नहीं की, मैंने उनसे सिर्फ तबादला ख्याल किया है। मैं अपने वज़ीर आज़म के आगे सिफारिशात रखूँगा, आगे वो क्या करते हैं, वो करते हैं इस पे अमल के नहीं करते, ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन इनके जो सब तमाम मिस हैंडलिंग की वजह ये हुई कि इस वक्त मुल्क में डीजल नहीं मिल रहा और ज़ख़ीरा ठीक है। मुज़म्मिल, IMF से जो मुज़ाकरात है उससे पहले जिस हमने जिक्र किया मिफ्ता इस्माइल साहब का, तो उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया था मिफ्ता साहब ने कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से किए गए जो कुछ वादे हैं वो जानबूझकर, कुछ वादे नाअहली से तोड़े हैं, कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। उनके इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? यानी वही बात के सीधा सीधा मलबा जो मिफ्ता साहब ने पुरानी हुकूमत पर, PTI की हुकूमत पर गिरा दिया। मैं इस पे जो है आपको क्या बोलूँ कि मिफ्ता इस्माइल अभी इस कारोबार में नए नए आए हैं और उनको कुछ अपनी पार्टी का माजी के बारे में पता नहीं है। इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी और इनकी जमात ने मिल के पाकिस्तान के 22 में से 13 प्रोग्राम IMF के लिए, और आज तक जितने 22 प्रोग्राम पाकिस्तान के उसमें सिर्फ 2 प्रोग्राम मुकम्मल हुए हैं और 20 प्रोग्राम नामुकम्मल हुए हैं। 20 प्रोग्राम नामुकम्मल होने की वजह ये कि जो IMF से वादे किए गए हैं उनको तोड़ा गया और उन पे अमल नहीं किया गया। तो सबसे बड़े वादे तोड़ने वाले जो लोग हैं माशाल्लाह से यही लोग हैं। और फिर जब ये इन्होंने एक प्रोग्राम जो गलती से पिछला 2013 से 18 में जो इन्होंने पूरा किया था, उसमें भी 14 वेवर एक टाइम पे लेते थे। यानी कि वेवर का मतलब ये होता है कि आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया तो उससे जाके माफ़ कराया। तो ये अभी नए हैं इस काम में, अभी इनको इतना पता नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमने तेल की कीमतें जो हैं पिछले साल जुलाई से लेकर मार्च तक एक साथ 14 दफ़ा बढ़ाई। फिर हमने 15वीं दफ़ा जाके जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो हमने तब जाके रोकी, और हमने 14 दफ़ा जब बढ़ाई, हर दफ़ा इनकी जो जमात का एक टोला आके बैठ जाता था में जो है पेट्रोल बम मार दिया। अब ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? इनकी तो लोग वीडियो निकाल के इनको दिखा रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी तो हया कर लेनी चाहिए कि ये बात क्या कर रहे हैं। अच्छा मुज़म्मिल, मौजूदा हुकूमत का ये भी कहना है कि पिछले 71 साल में जो कर्जे लिए गए हैं इसका 80% के बराबर कर्जा इमरान खान ने लिया है। इस बात में कितनी सदाकत है? इकोनॉमिक्स जो होती है ना, वो कभी भी कोई अच्छा मईशतदान नहीं बन सकता जब तक वो अच्छा स्टैटिस्टिशियन ना बन जाए, यानी कि उसको स्टैटिस्टिक्स ना आ जाए। ठीक है ना। अब ये बेचारे जो हैं इनको चंद कुछ अखबारों में उल्टा सीधा लिख देते हैं, उसके बयानिए को लेकर चलते हैं, बाद में शर्मिंदा होते हैं। पाकिस्तान की हर चीज़ जो है ना पिछले 3.5 साल में वो दुगनी हुई है। मिसाल देता हूँ आपको, 2018 में हमारा मईशत का हजम था 35,000 अरब। इस साल हमारा मईशत का हजम है 65,000 अरब, यानी कि 81% बढ़ गई। 2018 में हमारा टैक्स का हजम था 3,770 अरब रुपए। इस साल हम 6,100 अरब रुपये पहुंचेंगे, यानी 61 अरब रुपये बन गई। 2018 में हमारी रेमिटेंसेस थी 18 अरब डॉलर, इस साल हमारी 32 अरब डॉलर हो जाएंगी, तकरीबन 70% इजाफा। तो ये हमेशा अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो चीज़ें इस तरह से गलत है दिखाना। हमेशा कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है तनासुब से।
अब ये जब गए थे 2018 में तो कर्जे का तनासुब मईशत के हिसाब से था 71%। इस साल जो है कर्जे का तनासुब मईशत के हिसाब से 65%। तो अभी तक इनको जो एक बेसिक जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स, जो एक वर्ल्ड बैंक, IMF जिस तरीके से कर्जों को, मईशत को, एक्सपोर्ट्स को दिखाए जाते हैं, इनको अभी तक वही बोलना नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सियासत करते थे, इन बेचारों ने जो सियासत की इनके गले पड़ गई। जो पेट्रोल की बात की, कल इन्होंने बोल दिया कि जी हम दस्तबरदार हो रहे हैं अपनी उस बात से कि जो IMF के आगे पाकिस्तान को भेज दिया। अब सवाल पूछा गया कि आप खुद मुख्तारी खत्म करेंगे, कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो मैं सीधा देख रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जब हम 2023 में इलेक्शन जीत कर आएंगे तो उस वक्त देखेंगे। तो ये इनको अभी तक कुछ थोड़ी सी इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, अभी बताया कि ये इस खेल में नए हैं, इनको यही नहीं पता कि 22 में से 13 प्रोग्राम इन्हीं की इत्तेहादी जमातों ने लिया और उसमें से 12 जो है इन्होंने IMF के प्रोग्राम तोड़े इस रास्ते में। तो ये किस मुंह से बात करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। ठीक है मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।